निहारिका, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, उसके सर पर जादुई बाल थे और वो जादुई बाल की मदद से हर छोटे बड़े इंसान की मदद किया करती, चाहे वे अमीर हो या गरीब। निहारिका अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निहारिका ऑफिस से घर लौट रही थी। वो सुनसान सड़क पर अकेले चल रही थी। उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत बार बार निहारिका से कहती है, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे इस श्राप से मुक्त करा दो। अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो मेरी बच्ची। निहारिका यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर कौन है जिसे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पा रही। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? अगर किसी को मेरी जरूरत है और वो जो कोई भी है, मेरे सामने आओ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं आपको देख नहीं पा रही, इसलिए मैं आपकी मदद कैसे करूं? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कई दिनों से इस श्राप में जकड़ी हुई हूँ। अब बस तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकती हो मेरी बेटी। ये आवाज न जाने क्यों निहारिका को बार बार अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। निहारिका बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी आवाज है और ऐसा कौन है जिसे श्राप मुक्त होना है। ये सारी बातें निहारिका के दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बाद निहारिका अपने घर जाती है और घर आने के बाद वो खाना वाना खाकर सो जाती है। रात के समय में करीबन 2:30 बजे उसे फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मेरी बेटी। प्लीज मेरी मदद कर दो। अब तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकती हो। अभी निहारिका आंख खुल जाती है और वो उठकर यहाँ वहाँ देखने लगती है और उस आवाज से कहती है, देखो, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी जरूरत है और मैं अपनी जादुई बालों की मदद से सभी की मदद करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी भी मदद करूंगी। लेकिन आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं आप तक पहुँच पाऊँ और आपकी मदद कर पाऊँ। वैसे आप कौन हो और आपकी क्या दिक्कत है? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बेटी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी समस्या ही यही है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि सिर्फ तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकती हो। इसलिए प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? मैं इस औरत की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं इसकी मदद कैसे करूँ। और ये औरत बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। इसकी आवाज में बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है मुझे और मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के घर पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो बूढ़ी औरत निहारिका से कहती है, निहारिका बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पोती की शादी है और उसके ससुराल वाले खूब सारा दहेज मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके मन के मुताबिक उन्हें दहेज दे पाऊँ। तो क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी बेटी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हंसी खुशी अपने घर जाइए। दहेज का सारा सामान आपके घर भिजवा दूंगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तू ऐसे ही सबकी मदद करती रहा कर। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तू जीवन में हमेशा खुश रहे। निहारिका अपनी जाति वालों की मदद से उस बूढ़ी औरत को अपनी पोती की शादी के लिए खूब सारा दहेज उसके घर पर भिजवा देती है। जैसे ही निहारिका घर वापस लौट रही थी, उसे फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है। इस बार उस औरत की आवाज में बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ था। निहारिका, मदद करो बेटा मेरी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कई वर्षों से मैं इस श्राप में पीड़ित हूँ। अब इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। निहारिका परेशान होकर घर आ जाती है। ऐसे ही रात को निहारिका अपने कमरे में सो रही थी। उसे फिर से उसी औरत की आवाज आती है। ये आवाज निहारिका को बार बार बेचैन कर रही थी। निहारिका उसी रात को जंगल में एक पहाड़ी वाले बाबा थे, उनके पास जाती है। बाबा काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। निहारिका उनको अपनी सारी तकलीफ बताती है, जिसके बाद वो पहाड़ी वाले बाबा निहारिका से कहते हैं, चिंता मत कर बेटी, तू रुक,
मैं कुछ करता हूँ। बाबा एक बड़ी सी थाली में जादुई पानी डालते हैं और उस जादुई पानी की मदद से उस आवाज को पुकारते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आवाज किसकी है। जैसे ही बाबा को वो औरत दिखाई देती है, बाबा उस औरत से सवाल जवाब करते हैं। बाबा के पास इतनी सारी शक्तियाँ थी कि वो उस औरत से सारे सवाल जवाब करते थे। तभी बाबा कहते हैं, आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हें निहारिका से ही मदद क्यों चाहिए? बाबा, आज आपकी वजह से ही मैं अपनी बेटी से अपनी सारी बात बता सकी हूँ। बाबा, निहारिका जब 1 से 2 साल की थी तभी मेरी मृत्यु हो गई थी और अकाल मृत्यु होने के कारण मैं चुड़ैल बन गई और दर बदर भटकने लगी। जब निहारिका को पता चलता है कि वो आवाज उसकी माँ की थी, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और बाबा से कहती है, बाबा, ये मेरी माँ है। मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा। आप कैसे भी करके मेरी माँ को मेरे सामने प्रकट करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बाबा निहारिका के कहने पर उसकी माँ को वहाँ प्रकट करते हैं। निहारिका की माँ एक चुड़ैल थी। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक थी, लेकिन वो अपने ही बालों से जकड़ी हुई थी। तभी निहारिका की माँ, जो कि एक चुड़ैल थी, वो बाबा से कहती है, बाबा, आज आपकी वजह से मैं अपनी बेटी को देख पाई। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। माँ, आप बताओ ना, आपको क्या हुआ और आपको कैसे श्राप मुक्त होना है? ये बात उस समय की है बेटा, जब तू 1 साल की थी। तब मेरे पास भी जादुई बाल की शक्ति थी। मुझे ये जादुई बाल इसीलिए मिले थे ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाऊँ। लेकिन जादुई शक्ति मिलने के बाद मेरे मन में लालच आ गया। साथ ही मुझे बहुत घमंड होने लगा था इस बात का कि मेरे पास जादुई शक्ति है। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और ये जादू शक्ति मुझे एक देवी ने दी थी। जब ये बात उन देवी को पता लगी तब उन्होंने मुझसे मेरी जादुई शक्तियाँ छीन ली। छीनने के बाद ये सदमा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर अपनी जान दे दी। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे तब भी शांति नहीं मिली। चुड़ैल बनने के बाद भी मैंने बहुत से लोगों को परेशान किया। देवी माँ ने मुझे मेरे ही लंबे बालों में जकड़ कर रख दिया है। मैं कई वर्षों से भूखी हूँ। मेरे हाथ पैर सब कुछ मेरे लंबे बालों से बंधे हुए हैं। यही श्राप मुझे देवी माँ ने दिया था। ये श्राप मुक्त होने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसके बाल हो और वही मुझे श्राप से मुक्त करवा सकता है। जब मुझे पता लगा कि मेरी बेटी ही वो इंसान है जिसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, तब से मैं निहारिका को भी अपनी समस्या बताने लगी। ये सुनने के बाद निहारिका बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपनी माँ को श्राप मुक्त करवाने के लिए कहती है, बाबा, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? कैसे अपनी माँ को श्राप मुक्त करवाऊं? ये तो तुम्हारी माँ ही बता सकती है। देवी ने इसे श्राप मुक्त होने के लिए कुछ तो कहा होगा ना। हाँ, देवी माँ ने ये कहा था जिसके पास जादुई बाल की शक्तियाँ होंगी वो अपने जादुई बाल की शक्तियों से जिन श्रापित बालों में मैं जकड़ी हुई हूँ उन बालों को हटाकर मुझे मेरे असली बाल वापस दिलवा सकती है और फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चल ही जाऊंगी। निहारिका अपनी जादुई शक्ति की मदद से अपनी माँ को बालों के चुंगल से मुक्त करवाती है। निहारिका की माँ श्राप मुक्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद निहारिका की माँ की चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह से निहारिका साफ दिल से हर किसी की मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सोना अपने लाडले बेटे अमित और पति आनंद के साथ रहा करती थी। अमित एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, संडे का दिन होता है। सोना काम कर रही होती है कि तभी अमित अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से बोलता है, वो माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? वो माँ, मैं क्या सोच रहा था, वो मौसी मेरी शादी के लिए बोल रही थी, पर शादी
अमित इस तरह से अपनी माँ के सामने हिचकी जाने लगता है। अमित की हिचकिचाहट देखकर सोना समझ जाती है और अमित से बोलती है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि माँ मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी शादी करवा दो, और मैंने लड़की भी देख रखी है। हाँ माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसका नाम रीना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप उससे एक बार मिलना ना, वो आपको भी जरूर पसंद आएगी। अरे मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद है, बस तू मुझे इतना बता कि रिश्ते की बात करने के लिए मैं कब जाऊँ। इस तरह से कुछ ही दिनों में सोना अपने बेटे की शादी उसकी मनपसंद की लड़की रीना से करवा देती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रीना भी ऑफिस का काम करना छोड़ देती है और घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से उठा लेती है। रीना एक बहुत संस्कारी लड़की थी, इसलिए कभी भी रीना और सोना के बीच लड़ाई नहीं होती। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी लोग रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी रीना को उल्टियां होने लगती है और रीना भागती हुई वॉशरूम की ओर जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये देखकर अमित थोड़ा घबरा जाता है। माँ, पता नहीं रीना को क्या हो रहा है, 1-2 दिन से उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं रीना को देख कर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ, बहू को देख कर आओ और उसका थोड़ा ख्याल रखा करो, गर्मी ज्यादा है, शायद इस वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हैं। अब अमित रीना को देखने के लिए जाने लगता है कि तभी रीना आ जाती है और अमित रीना से बोलता है, रीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब पहले से ठीक हूँ। अमित बेटा, मुझे बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए तू कल बहू को और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना। कुछ दिनों से तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं कल ही माँ और रीना को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब अगले दिन अमित अपनी माँ और रीना को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने अमित से बोलती है, अमित जी, डरने की कोई बात नहीं है, आप तो बस खुशियाँ बनाइए और मिठाइयाँ बांटिए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और तो और आपकी माँ भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए आपके घर में डबल खुशियाँ हैं। ऐसे समय में अब आपको ही अपनी माँ और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर मानो अमित के तो होश ही उड़ जाते हैं। अमित मन ही मन सोचता है, क्या मेरी माँ प्रेग्नेंट है? हे भगवान, ये क्या हो गया? रीना के साथ माँ भी प्रेग्नेंट है। हे भगवान, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सब क्या सोचेंगे? सब मेरा और मेरे परिवार का कितना मजाक बनाएंगे। माँ ने तो मुझे शर्मिंदा करके छोड़ दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे जिस उम्र में उनको अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहिए, वो खुद माँ बन रही है। नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और मैं माँ से भी कह दूंगा कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ ना बताए। जहाँ अमित ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, वहीं डॉक्टर ने ये बात सोना को बता देती है। अब अमित अपनी माँ और बीवी के साथ घर जाता है और घर जाते ही अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपकी वजह से आज मेरा सर शर्मिंदगी से झुक चुका है। अगर किसी को पता चल गया कि आप माँ बनने वाली हैं, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को ना बताएं, और जब बच्चे के होने का समय होगा तब मैं कुछ करके आपको इस घर से दूर भेज दूंगा। अमित की ये बात सुनकर सोना बहुत दुखी होती है और चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेती है। अब घर में अमित और सोना के अलावा और किसी को नहीं पता होता कि सोना भी प्रेग्नेंट है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और रीना को कुछ खट्टा खाने का मन करता है। इसलिए एक दिन रीना अमित से बोलती है, अमित, मेरा बहुत दिनों से कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, घर में अचार भी नहीं बचा, इसीलिए शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो मेरे लिए इमली या तो फिर कच्चे आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। अब इस तरह से शाम को अमित कुछ इमलियाँ लेकर आता है, जिसे थोड़ा सा रीना खाकर टेबल पर रख देती है। अब इमली देखकर सोना का भी मन मचल उठता है और वो भी इमली खाने लगती है। पर तभी सोना की एक पड़ोसन वहाँ आती है और सोना को इमली खाता देख उसे मजाक करते हुए बोलती है, अरे क्या बात है सोना बहन, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे सास बहू दोनों ही गर्भवती है। जितना पेट तुम्हारी बहू का है उतना ही तुम्हारा भी निकल चुका है। जिस तरह से तुम्हारी बहू खट्टी चीजें खाती है, उसी तरह से तुम भी इमली लेकर बैठी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में डबल खुशखबरियां आने वाली है? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मन किया तो खा लिया। पेट का क्या है, उम्र के साथ तो ये भी बढ़ रहा है।
इस तरह से सोना उस समय तो झूठ बोल देती है, पर जब अपने कमरे में जाती है तो खुद से बोलती है। आखिर कब तक मैं इस प्रेगनेंसी के बारे में दुनिया वालों से छुपाती रहूंगी? आखिर एक ना एक दिन सबको पता ही चल जाएगा इसका। दुनिया वाले मुझे ताने मार मार के मार ही डालेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे की वजह से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाए। ये सोचकर सोना हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप कुछ भी करके इस बच्चे को गिरा दीजिए। पर सोना जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने आपका अभी अबॉर्शन किया तो आपकी जान जा सकती है। आपकी उम्र हो चुकी है, ऐसे समय में आप इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। डॉक्टर ने सोना को काफी समझाती है, पर सोना नहीं मानती। अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर ने आनंद और अमित को हॉस्पिटल बुलाती है। जैसे ही ये खबर रीना को मिलती है, उसकी सास प्रेग्नेंट है, तो वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। इसके बाद आनंद और रीना सोना से बोलते हैं, सोना, तुम क्या करने जा रही थी? अरे क्या हुआ अगर तुम इस उम्र में माँ बनने वाली हो? अरे तुम्हारी उम्र की अभी काफी ऐसी औरतें हैं जो माँ नहीं बन सकती हैं, और तुम्हें भी तो एक और बच्चे की चाहत थी, पर अमित के बाद हमें कोई संतान नहीं हुई। हाँ, मुझे एक और औलाद चाहिए थी, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझे नहीं चाहिए कोई। मुझे अब अपने पोता पोती के साथ खेलना है। जब से अमित को पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। अमित, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आपकी माँ है। जैसे इन्होंने आपको जन्म दिया, अगर वैसे ही माँ जी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी हम क्यों सोचे दुनिया वालों की? क्या दुनिया वाले हमारे बारे में सोचते हैं? नहीं ना। माँ जी, मुझे और पापा जी को इस बच्चे से तो कोई एतराज नहीं, इसीलिए आप इस बच्चे को दुनिया में लाओगे। जिसको जो करना है वो कर ले। इस तरह से रीना और आनंद सोना को काफी सपोर्ट करते हैं और बहुत जल्द रीना को डिलीवरी पेन होता है, लेकिन रीना का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। तो वहीं दूसरी ओर सोना को लड़का होता है, जिसके बाद सोना अपना बच्चा अपनी बहू को सौंप देती है और इस तरह से अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अंकिता सुनीता की इकलौती बेटी थी। सुनीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसने इतनी गरीबी में भी अपनी बेटी को कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो डरती थी कहीं उसकी बेटी घर से बाहर गई तो लोगों को उसके जादुई बालों का राज न पता चल जाए और कहीं लोग अंकिता से ईर्ष्या न करने लगे। इसलिए सुनीता जब भी फैक्ट्री के लिए जाया करती तो अंकिता को घर में बंद करके ही जाया करती। अंकिता बेटा, घर में ही रहना। पता चला मैं बाहर फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और तू यहाँ जादुई वालों की मदद से खिड़की से बाहर जाकर घूमने लगे। माँ, तुम तो जानती हो ना मुझे घूमना कितना पसंद है। हाँ पता है, तभी तो बोल रही हूँ कि जब तक घर ना आऊँ तब तक मेरा इंतजार करना। और आज रात को मैं तुझे अंधेरी रात चांद की रोशनी में गांव घुमाने ले जाऊंगी, जहाँ मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगी, झरने दिखाऊंगी। बस जब तक मैं घर ना आऊँ तब तक तू घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से सुनीता फैक्ट्री के लिए चली जाती है और अंकिता अपनी माँ का इंतजार करती है। शाम को सुनीता थकी हारी घर आती है और अंकिता रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही अंधेरा होता है, अंकिता अपनी माँ सुनीता से बोलती है, माँ देखो रात हो गई, तुमने बोला था रात को तुम मुझे घुमाने ले चलोगी। माफ करना अंकिता बेटा, आज हम नहीं जा पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फैक्ट्री में बहुत सारा काम था, सर फट रहा है बेटा मेरा। चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता दी तो मैं अपनी जादुई बाल की मदद से तुम्हें अभी तक ठीक कर चुकी होती। अब तुम कुछ मत बोलो और आराम से लेटी रहो, मैं अभी तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म करती हूँ। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बाल से अपनी माँ का सर दबाती है और साथ ही पैर भी। जैसे ही अंकिता के जादुई बाल सुनीता के सर और पैर को दबाते हैं, वैसे ही उसके सर और पैर का सारा दर्द खत्म हो जाता है, जिसके बाद सुनीता को बहुत अच्छी नींद आती है और वो सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुनीता फैक्ट्री में काम कर रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर घर में अकेली अंकिता अपने जादुई लंबे कालो बालों से घर की सफाई कर रही होती है। उसकी एक लट जाले साफ कर रही होती है तो दूसरी लट बर्तन साफ कर रहे होते हैं और अंकिता खिड़की के पास खड़ी होकर
अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं माँ कब आएंगी। हमेशा माँ इसी तरह से बोलते हैं कि वो रात को मुझे घुमाने ले जाएंगी, परंतु उन्होंने तो मुझे दुनिया की नजरों से छुपा रखा है। पर वो मुझे गांव वालों की नजरों से क्यों छुपा रखती है? आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। इतना सोचकर अंकिता निराश हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो खुद से बोलती है, माँ तो मुझे घुमाने से रही, और वैसे भी माँ तो फैक्ट्री से रात को घर आती है। मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना मैं ही अपने गांव घूम कर आ जाऊँ। हाँ, यही सही रहेगा। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बालों को लंबा करती है और एक रस्सी की तरह बनाकर अपने बालों के जरिए खिड़की से नीचे उतर जाती है। अब वो गांव घूमने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाती है, वैसे ही वहां सुनीता आ जाती है और अपनी बेटी को घर से बाहर देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर लाकर उससे बोलती है, अंकिता बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, और इन जादुई वालों के जादू को देखने से मना किया था ना, फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर माँ, क्या हो जाएगा अगर मैं बाकी लड़कियों की तरह बाहर घूमने चली जाऊंगी? हम इतने गरीब हैं। मैं चाहूँ तो अपने जादुई बालों की मदद से आपको अमीर कर सकती हूँ, पर आपको इस गरीबी में ही जीना है। आप मुझे गांव वालों से मिलने नहीं देती। मुझे समझ नहीं आता आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती है माँ। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी सौतेली माँ है। अंकिता की ये बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की माफी मांगती है, जिस पर सुनीता बोलती है, बेटा, बहुत समय पहले की बात है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की सेवा करते थे। तेरे ये जादुई बाल उसी का फल है। हमारे घर में जन्म लेने वाली हर बेटी के बाल जादुई होते हैं और इन जादुई बालों की मदद से हम गांव वालों की मदद करनी होती है, ना कि अपनी। लेकिन बहुत समय पहले जब तू छोटी थी तब तेरी बुआ के बाल भी जादुई थे और तेरी बुआ हमारे ही दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी और उनसे शादी कर ली। जब ये बात तेरी दादी को पता चला तो फ्लैशबैक। कोमल बेटा, ये तूने क्या किया? ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है। इसने सिर्फ तेरे जादुई बालों की शक्तियाँ छीनने के लिए तुझसे शादी की है। माँ, अमित ऐसा नहीं है। तुम अमित को गलत समझ रही हो। इस तरह से कोमल अपनी माँ को समझाने लगती है और तभी अमित पीछे से उसके जादुई बाल काट देता है। बाल काटते ही कोमल के बालों की सारी शक्तियाँ चली जाती है, जिसके बाद अमित हंसता हुआ कोमल से बोलता है, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे तुझसे नहीं, तेरे जादुई बालों से प्यार है। अब मैं तेरे इन जादुई बालों को अपने साथ अपने लैब में ले जाऊंगा और इन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और इनसे निकलने वाली सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लूंगा। अमित, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा ये धोखा जिंदगी भर याद रखूंगी। अमित हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी छोटी सी अंकिता, जो उस समय 2 साल की थी, वह अपनी जादुई बाल की मदद से अमित का गला दबा देती है और वहीं पर अमित की मौत हो जाती है और बाल काटने की वजह से कोमल की सारी शक्ति उससे छीन जाती है और वो भी एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन जीने लगती है। फ्लैशबैक आउट। बस इसीलिए मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, गांव वाले से दूर इस घर में तेरे साथ रहती हूँ। मुझे अमीर बनने का लालच नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो तेरी बुआ के साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। बेटा, ये जादुई बाल तुझे वरदान में मिला है और इसकी हिफाजत तुझे ही करनी होगी। तुझे ऐसे लड़के से शादी करनी होगी जो तेरे बाल से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करे। सारा सच जानने के बाद अंकिता अपनी माँ की सारी बातें मान लेती है, पर समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन सुनीता फैक्ट्री से घर नहीं आती। अंकिता को अपनी माँ की फिक्र सताने लगती है और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए पहली बार घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से होती है, जो अंकिता की सुनीता को ढूंढने में उसकी मदद करता है। लेकिन अंकिता को सुनीता नहीं मिलती, जिसके बाद अंकिता रवि के साथ अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को देखकर अंकिता को बहुत खुशी होती है और वो अपनी माँ के गले लगकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें तो पता है मैं कितना डर गई थी। माफ करना अंकिता बेटा, आज मालिक ने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, बस उसी में मजबूरन मुझे जाना पड़ा। पर ये तेरे साथ ये लड़का कौन है? मैं रवि हूँ। दरअसल मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात अंकिता से हुई। अंकिता बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों की मदद करना बहुत पसंद है।
मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम अपने घर जा सकते हो। इस तरह से सुनीता रवि को जाने के लिए बोलती है। उस समय तो रवि चला जाता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अंकिता का फितूर चढ़ जाता है और समय यूं ही बीत जाता है। अब अंकिता और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब रवि को अंकिता के जादुई बाल का सच पता चल जाता है, पर फिर भी वो अंकिता से ही प्यार करता है। और जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो उन दोनों की शादी करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। अब अंकिता अपने जादुई बालों की मदद से बीमार लोगों की सेवा करना शुरू कर देती है।